Hello everyone and welcome back for another session of the valuation of goodwill। देखो लास्ट वीडियो में हमने पार्टनरशिप अकाउंटिंग के अंडर जो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वाला चैप्टर हमने शुरू किया था, उसमें हमने एक समायोजन किया था सैक्रिफाइसिंग रेशो और गेनिंग रेशोज के बारे में। एडजस्टमेंट नंबर 2 हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था, जिसमें मैंने आपको सिर्फ गुडविल का मीनिंग बताया था और बताया था कि कौन से केसेस में कब कब हमें गुडविल की वैल्यूएशन करने की जरूरत पड़ सकती है। अब हमने मेथड्स भी स्टार्ट कर लिए थे और मैंने आपको सिर्फ एवरेज प्रॉफिट मेथड के बारे में हल्का सा हिंट बताया था, एक इंट्रोडक्शन सी दी थी कि ये मेथड है क्या। आज मैंने इस सेशन में सिर्फ और सिर्फ एवरेज प्रॉफिट मेथड के ही प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को कवर किया है। मतलब आज कोई थ्योरी नहीं है, आज सिर्फ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ही हैं, ताकि आपको बेटर तरीके से समझ में आ जाए। क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो में ही बता दिया था कि एवरेज प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट्स मेथड, जो कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के 2 आउट ऑफ 3 मेथड्स हैं, तो हम इनको कवर करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, The profit for the 5 years ending 31st March are as follows। आपको पिछले 5 सालों के प्रॉफिट्स दे रखे हैं। ये रहा 1 साल, ये दूसरा साल, ये तीसरा साल, ये चौथा साल और ये 5वां साल। आपको कहा गया है कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 4 years ऑफ परचेज। अब ध्यान से पढ़ना, कहीं गलती से 4 years एवरेज मत निकाल लेना। 4 years तो आपको परचेज दे रखी है और एवरेज प्रॉफिट्स आपको 5 years के निकालने के लिए कहा गया है। तो हम अगर गुडविल कैलकुलेट करते हैं तो हमने पिछली वीडियोस में देखा था कि गुडविल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट्स मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज है। अब देखो, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज तो हमें ये 4 दे रखा है, पर क्या हमें एवरेज प्रॉफिट दे रखा है? नहीं। लेकिन एज अ कॉमर्स स्टूडेंट हम लोगों ने +1 में स्टार्ट किया है, हमें एवरेज निकालनी आती है। उससे पहले भी हम पढ़कर आए हैं कि मीन निकालना क्या होता है। तो हम एवरेज प्रॉफिट्स निकालेंगे और कुछ इस तरीके से एवरेज प्रॉफिट्स निकलेंगे, जिसमें टोटल ऑफ प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, मतलब टोटल ऑफ द आइटम्स डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ आइटम्स। कुछ इस तरीके का कंसेप्ट लगाकर हम एवरेज प्रॉफिट्स निकालेंगे। 5 सालों के हमें एवरेज चाहिए और 5 प्रॉफिट्स हमें ऊपर दे रखे हैं, तो हम सिंपली ऐड करेंगे और नंबर ऑफ ईयर्स यानी कि नंबर ऑफ आइटम्स 5 हैं, तो हम 5 से डिवाइड कर देंगे और हमारे पास जो हमारी एवरेज प्रॉफिट है वो कुछ इतना आ जाएगा। और इसी को हम इस फर्स्ट फॉर्मूले में पुट करेंगे तो एवरेज प्रॉफिट्स मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज और हमारी गुडविल की वैल्यू ₹17,54,400 आ जाएगी। आई होप कि ये फर्स्ट क्वेश्चन, जो बहुत ही आसान सा एक क्वेश्चन था, वो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टडी करेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट दी वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज। अब ईयर परचेज कितना दे रखा है? 3 ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ प्रीसीडिंग 5 years। और हमने एवरेज प्रॉफिट्स कितने लेने हैं? 5 सालों के। अब चेक कर लो कि आपको जो यहाँ ईयर दे रखा है और प्रॉफिट्स दे रखे हैं वो 5 सालों के हैं या नहीं है। तो 1, 2, 3, 4 एंड 5, तो 5 ही हैं। लेकिन अगर आप ध्यान दो तो देखो, ये मैंने प्रॉफिट्स लिखे हैं, लेकिन एक के साथ मैंने ब्रैकेट में लॉस लिखा है। इसका मतलब 2014 to 15 वाला जो हमारा सेशन है, उसमें हमें प्रॉफिट की बजाय क्या फेस करना पड़ा था, क्या इनकर हुआ था? हमें लॉस हुआ था। तो देखते हैं कि इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। देखो, बिल्कुल उसी तरीके से ही हम एवरेज निकालेंगे, लेकिन इस बार जो लॉस दिया हुआ है हम उसे माइनस करेंगे। बाकी रेस्ट सब कुछ सेम है कि हमें प्रॉफिट्स दिए हुए हैं, प्रॉफिट्स को हमने ऐड कर लिया, लेकिन जो प्रॉफिट्स की बजाय हमें लॉस दिया हुआ था, हम उसे प्लस करने की बजाय क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। एवरेज कैलकुलेट कर लेंगे और बाकी सेम वही फॉर्मूला गुडविल का, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड।
तो हम कुछ इस तरीके से गुडविल की कैलकुलेशन कर देंगे। रिमेंबर, यूनिट्स साथ में लगाना मत भूलना। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 3। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 1.5 ईयर्स परचेज। अब आपको कितने ईयर्स की परचेज दे रखी है? 1.5 मतलब 1.5 ऑफ द एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स। और आपने एवरेज प्रॉफिट्स कितने लेने हैं? पिछले 3 सालों के। एवरेज प्रॉफिट आपको पहले साल का 1 लाख दे रखा है। आपको दूसरे साल के प्रॉफिट के बारे में क्या लाइन लिखी हुई है कि इट वॉज ट्वाइस का मतलब दुगना होता है, ट्वाइस द प्रॉफिट ऑफ द फर्स्ट ईयर। अब फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट कितना था? 1 लाख, तो ट्वाइस कितना हो जाएगा उसका? 2 लाख। इसका मतलब दूसरे साल का प्रॉफिट कितना हो गया? 2 लाख। अब आगे देखो क्या लिखा हुआ है, फॉर द थर्ड ईयर, और तीसरे साल के लिए जो प्रॉफिट है वो कितना है? 1.5 टाइम्स ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द सेकेंड ईयर। अब सेकेंड ईयर का लेना है, गलती से 1 लाख मत ले लेना। सेकेंड ईयर का अभी अभी हमने कैलकुलेट किया कितना है? 2 लाख। तो 2 लाख को जब हम 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आएगा वो हमारा कौन से ईयर का प्रॉफिट आएगा? थर्ड ईयर का। ठीक है, तो अब फॉर्मूला लगाएंगे एवरेज प्रॉफिट्स का। प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर डिवाइडेड बाय 3। अब देखो प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट ईयर कितना है? 1 लाख। प्रॉफिट ऑफ सेकेंड ईयर कितना है? 2 लाख। एंड प्रॉफिट ऑफ थर्ड ईयर कितना है? 1.5 से मल्टीप्लाई कर 3 लाख। तो आगे देखो, नाउ एवरेज प्रॉफिट हमने कैलकुलेट कर लिया। एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करके आपको नंबर ऑफ ईयर्स परचेज पता है कितने हैं। आप इस फॉर्मूले को यूज करके गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट कर दोगे। आई होप कि अभी तक मैंने आपको जो 3 क्वेश्चंस बताए हैं वो तीनों के तीनों क्वेश्चंस आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे, क्योंकि बहुत ही आसान है। अब देखो, अब मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन बताने से पहले एक अच्छा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताने वाली हूं। Sometimes in order to confuse profits of more years than otherwise required is given in the question. We have to take the profits of the preceding years. That is, we should count backward in order to calculate the average profits. तो इसका मतलब क्या है? कभी कभी हमें ज्यादा सालों के लाभ प्रश्न में दिए हुए होते हैं, तब हमें जिस वर्ष के अंत में ख्याति का मूल्यांकन करना है, करने के लिए कहा गया हो, उस वर्ष से शुरू करके पीछे की तरफ के मतलब पहले वाले लाभों की मदद से औसत लाभ निकालना होता है। देखो, इसके लिए मैंने अपनी तरफ से एक एग्जाम्पल भी ली है। मैंने बोला है कि गुडविल कैलकुलेट करनी है 2 ईयर्स परचेज के हिसाब से। आपने एवरेज प्रॉफिट्स लेने हैं पिछले 3 सालों के। आपने ये कैलकुलेशन मार्च 2019 की करनी है। अब प्रॉफिट्स देखो आपको इस तरीके से दे रखे होंगे, तो गलती से भी पहले 3 मत ले लेना, ईयर चेक करना है और इस तरीके से बैकवर्ड जाना है और देखना है कि 3 पूरे हो गए हैं या नहीं। तो हमारा जो एवरेज प्रॉफिट निकलेगा वो 1 लाख, 1,50,000 और 2 लाख के हिसाब से नहीं निकलेगा। वो निकलेगा 2,50,000 प्लस 2 लाख प्लस 1,50,000, कुछ इस तरीके से। और इस बार नंबर ऑफ ईयर्स कितने होंगे एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए? 3, क्योंकि हमें यहां पर लास्ट 3 ईयर्स के प्रॉफिट कहा हुआ है। इसकी मदद से हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे और 2 ईयर्स परचेज हमें गुडविल के लिए दिया हुआ है, तो हमारी गुडविल कुछ इस तरह से निकल आएगी। आई होप कि ये पॉइंट, ये कंसेप्ट भी आपको समझ आ गया होगा कि ये चीजें हमने जरूर चेक करनी है जब हमने एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए प्रॉफिट्स देखने हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो, अब अगर आपको याद हो तो मैंने आपको पिछली वीडियो में कुछ इस तरीके का कंसेप्ट बताया था कि जब भी हमने एवरेज कैलकुलेट करनी है तो हमने नॉर्मल प्रॉफिट्स की मदद से एवरेज कैलकुलेट करनी है। इसका मतलब अगर कोई एबनॉर्मेलिटी है तो हमें उसे निकालना है, हमने उसे उसका इफेक्ट खत्म करना है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो एबनॉर्मेलिटीज पर ही बेस्ड क्वेश्चन है। तो अब देखेंगे कि ये क्वेश्चन क्या है। पहले क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे कि ये क्या है।
X and Y are partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2। दो पार्टनर्स थे और उनकी रेशो हमें कुछ इस प्रकार से दे रखी है। दे एडमिट Z इन पार्टनरशिप, उन्होंने Z को एडमिट किया है। अब आपको पता है कि जब पार्टनर को हम एडमिट करेंगे तो उस वक्त गुडविल की गणना होगी। तो गुडविल की गणना किस प्रकार से होगी वो आपको बता रखा है। 2 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। 2 years परचेज आपको दे रखी है, इसका मतलब जो भी एवरेज प्रॉफिट निकलेगा उसको हमने बाद में 2 से मल्टीप्लाई करना है गुडविल निकालने के लिए। अब एवरेज प्रॉफिट देखते हैं कि हमें लास्ट जो 3 years के दे रखे हैं वो सही दे रखे हैं या नहीं दे रखे हैं। तो देखते हैं। देखो सबसे पहले आपको 2016, देखो सबसे पहले तो हमने ये चेक कर लिया कि हमें 3 सालों के ही गिवन है, इसका मतलब हमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं गिवन है। तो अगर मैं 2016 का प्रॉफिट देखूं जो 50,000 मुझे दिया हुआ है, उसके साथ ना ब्रैकेट में एक चीज लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है कि इसमें जो एसेट्स की विक्रय पर हमें लाभ हुआ है वो भी बीच में इंक्लूडेड है। अब देखो एसेट्स को बेचना नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, तो इसलिए हमने क्या करना है, जो प्रॉफिट या जो लाभ या जो इनकम्स प्रॉफिट में ऐड होंगी उन्हें हमने माइनस कर देना है। जितने भी हमारे एबनॉर्मल लॉसेस होंगे जिन्हें हमने पहले प्रॉफिट एंड लॉस बनाते वक्त माइनस किया हुआ है डेबिट साइड में डालकर, उनको हमने क्या करना है, ऐड बैक कर देना है। मतलब जो चीज ऐड हुई है, नहीं होनी चाहिए थी, उसे हमने माइनस कर देना है। जो चीज माइनस की हुई है हमने प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में डालकर, उसे हमने ऐड बैक कर देना है। अब देखो 2016 के प्रॉफिट की इंफॉर्मेशन की मदद से आपको पता चल गया कि आपने इस 5,000 का क्या करना है कि ये जो 50,000 हमारे पास प्रॉफिट दिया हुआ है, एक्चुअली जब हम नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे 50 में से 5,000 निकल जाएगा और हमारा प्रॉफिट कितना आएगा, ओनली 45,000। आई होप कि ये वाले ईयर का आपको पता चल गया होगा। अब देखो 2017, इसमें लॉस दिया हुआ है हमें 20,000 का, लेकिन इधर एक चीज और लिखी हुई है, लॉस बाय फायर। अब आग रोज रोज तो नहीं लगती, ये नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी तो नहीं है ना, तो इसलिए लॉस बाय फायर एक एबनॉर्मल लॉस है। और मैंने आपको क्या बताया है, एबनॉर्मल गेन को माइनस करना है, एबनॉर्मल लॉस को ऐड बैक कर देना है। जब माइनस के 20,000 में आप 30,000 ऐड करोगे तो देखो आपका 2017 का जो नॉर्मल प्रॉफिट है वो प्लस में 10,000 आ जाएगा। ठीक है। अब देखो मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट ईयर 2018, हमें प्रॉफिट दे रखा है 70,000 का। इसमें हमें इंश्योरेंस क्लेम मिला है 18,000 का। हमें इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स और डिविडेंड रिसीव्ड दे रखा है 8,000 का। तो देखो ये चीजें भी हमारी नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज से रिलेटेड नहीं है, ये हमारी नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज नहीं है, ये तो हमारी नॉन रेकरिंग नेचर की हैं। तो इसलिए जो चीज ये रिपीटेटिव नेचर की नहीं होती हैं, सामान्य व्यवसाय से रिलेटेड नहीं होती हैं, उनको हमने क्या करना होता है, उनका इफेक्ट हमने कैंसल करना होता है। तो ये इंक्लूड है, तो ये इंक्लूड नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए हमने क्या करना है, 70,000 में से इन दोनों को माइनस कर देना है। 18,000 भी और 8,000 भी दोनों माइनस हो जाएंगे और आपका नॉर्मल प्रॉफिट 44,000 आ जाएगा। रेस्ट बाकी सब सेम है। एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट्स की मदद से, और गुडविल हमें 2 years परचेज कहा था, तो हम एंड में 2 से मल्टीप्लाई कर ₹66,000 हमारी गुडविल निकाल देंगे। अब देखो, इसलिए इस क्वेश्चन में मैंने एक नोट लिखा है कि नॉर्मल प्रॉफिट्स कैसे कैलकुलेट होंगे। जो प्रॉफिट्स आपको दिए हुए हैं उसमें एबनॉर्मल लॉसेस को, जो नॉन रिपीटेटिव नेचर के हैं, मतलब नॉन रेकरिंग नेचर के हैं, उन्हें ऐड बैक कर दिया जाएगा। अब जैसे इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड था, रोज रोज तो नहीं इंश्योरेंस क्लेम रिसीव होता, तो वो नॉन रिपीटेटिव है ना, ठीक है, इसलिए एबनॉर्मल लॉस था वो हमारा
वो हमारी एबनॉर्मल गेन था तो हमने उसे माइनस कर दिया। जो लॉस बाय फायर था वो हमारा एबनॉर्मल लॉस था, रोज रोज आग नहीं लगती है, नॉन रिपीटेड नेचर का था, तो इसलिए हमने उसे ऐड कर दिया था। तो आई होप कि ये फॉर्मूला आपको बहुत बेनिफिट देगा। अब देखो, अब हमारे पास थोड़ा सा और टिपिकल क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन बचता है। कैलकुलेट दी गुडविल on the basis of 3 years of purchase of the weighted average profit। अब अगर आपको याद हो तो आपने weighted mean निकालना सीखा है। weighted mean कैसे निकालते थे? x दिए हुए हैं, w दिए हुए हैं, आप wx निकालते होते थे और मीन निकालने के लिए समेशन ऑफ wx अपॉन w इस फॉर्मूले का यूज करते थे। तो बिल्कुल उसी तरीके से ही हमने यहां पर कुछ करना है, लेकिन दिक्कत सिर्फ यही है कि जो हमारे प्रॉफिट्स हैं वो नॉर्मल होने चाहिए, फिर ही उनकी एवरेज निकलेगी। चाहे हम एवरेज, सिंपल एवरेज प्रॉफिट का इस्तेमाल करें, चाहे हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का इस्तेमाल करें। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है? 3 इयर्स परचेज हमें दे रखा है, हमें पिछले 4 सालों की वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालनी है, हमें ईयर दे रखा है और हमें वेट्स भी साथ में बता रखे हैं। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन बहुत ही ध्यान से समझना कि क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑन 1 दिसंबर 2016 अ मेजर रिपेयर, एक बहुत बड़ी रिपेयर जो है वो की गई थी, वॉज मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ प्लांट के रिगार्डिंग 30,000 की, ठीक है, विच वॉज चार्ज एज रेवेन्यू, जिसे हमने आयगत मान लिया था। इट इज टू बी कैपिटलाइज्ड, लेकिन हमें इसे क्या करना है? हमें इसे पूंजीगत करना है। एंड डेप्रीसिएशन एट द रेट ऑफ 10% पर एनम इज टू बी चार्ज्ड ऑन WDV बेसिस, यानी कि रिटर्न डाउन मेथड के हिसाब से हमने इस पर 10% पर एनम के हिसाब से क्या चार्ज करनी है? ह्रास, यानी कि डेप्रीसिएशन। अब देखो सेकेंड एडिशनल इंफॉर्मेशन, द क्लोजिंग स्टॉक for the year 2015 and 16 was overvalued by rupees 12,000। 2015-16 का जो क्लोजिंग स्टॉक था उसको हमने ज्यादा मूल्यांकन कर लिया, उसका मूल्यांकन ज्यादा कर लिया है। कितने से? 12,000 से, ठीक है। अब थर्ड एडिशनल इंफॉर्मेशन देखेंगे कि क्या है। टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट an annual charge of 24,000 should be made for the purpose of goodwill valuation। मतलब प्रबंध से रिलेटेड कुछ कॉस्ट हमें बियर करनी पड़ेगी। मतलब हमारा बिजनेस अच्छे तरीके से मैनेज हो तो उसके लिए ना वार्षिक चार्ज है, एक एनुअल चार्ज है जो हर साल हमें लगाना पड़ेगा 24,000 के हिसाब से। मतलब ये हमारा एक तरीके का हर साल का एक्सपेंस हमें बताया गया है। In 2015 to 16, a machine having a book value of rupees 10,000 was sold for rupees 11,000, but the proceeds were wrongly credited in profit and loss account. No rectification has been made so far. Depreciation is charged on machine at the rate of 10% per annum। हम लोग मशीन पर 10% WDV के हिसाब से डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। अब देखते हैं कि जो हमें ये क्वेश्चन बताया गया है, जो हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन बताई गई है, उसका किस तरीके से कौन से ईयर पर क्या असर पड़ेगा, ताकि हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स पहले कैलकुलेट कर सकें, फिर उसके बाद पहले हम नॉर्मल प्रॉफिट्स कैलकुलेट कर सकें, फिर उसके बाद हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स कैलकुलेट कर सकें, एंड लास्टली हम गुडविल कैलकुलेट कर सकें। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको सिर्फ एक ग्लांस दिखाऊंगी, हल्की सी नजर, कि हमने ये काम करना है। हमें हमारे नॉर्मल एडजस्टेड प्रॉफिट्स चाहिए, हमें वेट्स दिए हुए हैं, हम लोग वेटेड एवरेज इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं अब आपको वर्किंग नोट्स के जरिए ये बताऊंगी कि किस तरीके से 2014-15 का इतना प्रॉफिट आया है, किस तरीके से 15-16 का इतना आया है, 16-17 का इतना और 17-18 का इतना प्रॉफिट आया है। तो बहुत ही ध्यान से समझेंगे। देखिए, सबसे पहले वर्किंग नोट्स, हमें प्रॉफिट, ये देखो,
हमें प्रॉफिट कितना दिया हुआ था 2014-15 का 1,01,000, तो मैंने प्रॉफिट 1,01,000 लिख लिया। बिल्कुल इसी तरीके से 15-16 का मुझे 1,24 दिया हुआ था, वो मैंने लिख लिया। 16-17 का मुझे 1,00,000 दिया हुआ था, मैंने वो लिख लिया। और 17-18 का मुझे 1,40,000 दिया हुआ था, मैंने वो लिख लिया। अब मैं आपको एक बार एडिशनल इन्फॉर्मेशन फिर से दोबारा से पढ़ने के लिए कहूंगी कि क्या है। देखो, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में था, सबसे पहली इन्फॉर्मेशन जो थी, पहले तो चेक करो कि वो कौन से साल की है। ये हमें 1 दिसंबर 2016 दिया हुआ है। इसका मतलब ये 16 से 17 के बीच में, क्योंकि 16 वाला सेशन 1 अप्रैल में शुरू होगा और 31 मार्च 2017 को खत्म होगा। तो ये जो ड्यूरेशन है वो इस साल में कवर हो रही है। तो मुझे ये जो एडजस्टमेंट देनी है वो इस पर्टिकुलर साल में देनी है। अब एडजस्टमेंट देनी क्या है? देखो, मैंने रिपेयर को रेवेन्यू माना था। जब हम किसी रिपेयर को रेवेन्यू मानते हैं तो हमने +1 में पढ़ा है फाइनल अकाउंट में कि हम उसे रिपेयर्स टू मशीनरी, जैसे +1 में करते थे ना, कि फाइनल अकाउंट में हम प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में 2 रिपेयर्स लिख देते होते थे। तो हमने ऐसा ही कुछ यहां पर किया हुआ है, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। तो हमने जो 30,000 पहले माइनस किया था इस सेशन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, हमने उसे क्या करना है, उस 30,000 को हमने रिपेयर्स को ऐड कर देना है। आई होप कि ये कंसेप्ट आपको यहां तक समझ में आ गया। अब फिर से दोबारा से इसी क्वेश्चन में दोबारा से देखो, आपने डेप्रीसिएशन चार्ज करनी है 10% पर एनम के हिसाब से, और वो भी रिटर्न डाउन वैल्यू बेसिस पर। आप 30,000 का 10% कैलकुलेट करो, टाइम पीरियड ध्यान में रखकर। टाइम पीरियड 1 दिसंबर है, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, 4 महीनों का डेप्रीसिएशन। अगर आप 30,000 पर 10% 4 महीनों के हिसाब से कैलकुलेट करते हो तो आपकी जो डेप्रीसिएशन है वो 1,000 आ रही है। तो देखो ध्यान से, मैंने डेप्रीसिएशन को एडजस्ट किया है। डेप्रीसिएशन यहां पर 1,000 माइनस होगी। इसका मतलब जो प्रॉफिट एंड लॉस में से मैंने पहले 30,000 माइनस किया हुआ था उसे मैंने ऐड बैक कर दिया। जो होना चाहिए था माइनस, क्योंकि अब मैंने कैपिटलाइज कर दिया ना, उसे अपनी एसेट मान लिया ना, तो इसलिए एसेट पर डेप्रीसिएशन लगेगी। तो 1,000 डेप्रीसिएशन मैंने माइनस कर दी। अब क्योंकि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है, 30 वाली पर अगर 1,000 डेप्रीसिएशन लग गया तो वैल्यू कितनी बची? 29,000। तो जब अगला साल आएगा तो उस वक्त भी तो पूरे साल की 10% के हिसाब से डेप्रीसिएशन माइनस होगी। तो इसलिए नेक्स्ट ईयर हम जब 17-18 वाला सेशन बनाएंगे तो उसमें डेप्रीसिएशन 100। आई होप कि आपको इतना पार्ट, फर्स्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन की जो ट्रीटमेंट हमने की वो समझ में आ गई। अब फिर से दोबारा से ध्यान से देखो, सेकेंड एडिशनल इंफॉर्मेशन। सेकेंड एडिशनल इंफॉर्मेशन है क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर 2015-16 ओवर वैल्यूड है। ओवर वैल्यू लगाना, ज्यादा लग जानी वैल्यू। अब इसका इफेक्ट क्या होगा? इसके लिए मैं आपको कहूंगी आप अपने दिमाग में ट्रेडिंग अकाउंट लेकर आओ। देखो, जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, हम यहां ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं, हम यहां क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं। यहां पर मेरे क्लोजिंग स्टॉक में 12,000 ज्यादा है। मान लो 1,00,000 था, लेकिन 1,12,000 मैंने लिख दिया। अब देखो, हम इस साइड को ऐड कर कर फिर ये वाली साइड माइनस कर कर यहां ग्रॉस प्रॉफिट निकालते होते हैं। इसका मतलब जब यहां 12,000 ज्यादा है तो जब मेरा जीपी निकला वो भी 12,000 क्या निकला? ज्यादा निकला। इसका मतलब वो ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो जब मैं 15-16 वाला सेशन बनाऊंगी तो मैं 12,000 का जो गलती से ज्यादा लग गया था क्लोजिंग स्टॉक, उसे क्या करूंगी? माइनस कर दूंगी। अब फिर से दोबारा से ध्यान से समझो, जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वो नेक्स्ट सेशन का क्या बनता है? ओपनिंग स्टॉक बनता है। तो जब हम 15-16 के बाद 16-17 वाला सेशन बनाएंगे, उस वक्त ये क्लोजिंग स्टॉक जो 12,000 बढ़ा हुआ था वो यहां पर
ओपनिंग स्टॉक की फॉर्म में आएगा। जब हम क्लोजिंग स्टॉक्स या सेल्स सब कुछ लिखकर माइनस करेंगे तो ये 12,000 भी यहां से माइनस होगा और इस बार जो मेरा जीपी निकलेगा वो 12,000 कम निकलेगा। इस बार जो मेरा जीपी निकलेगा वो 12,000 कम निकलेगा। तो इसलिए जब मैं 15-16 वाला सेशन बनाऊंगी तो इस 12,000 को माइनस करूंगी क्योंकि मेरा जीपी ज्यादा निकला हुआ था। जब मैं 16-17 वाला सेशन बनाऊंगी तो इसी 12,000 को मैं ऐड कर दूंगी क्योंकि मेरा जो जीपी है वो कम निकला हुआ है। आई होप कि ये एडजस्टमेंट भी आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो, मैंने बोला था थर्ड एडजस्टमेंट में कि हमने हर साल की एक एनुअल चार्ज 24,000 लगाना है, तो इसको एक एक्सपेंस मानना है। तो ये तो हर साल का एक्सपेंस है, तो इसका कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। इसे हर साल में से आप एज एन एक्सपेंस मानकर माइनस कर दो। ठीक है, अब बहुत ही ध्यान से समझो, हमें क्या दे रखा है। हमें दे रखा है मशीन थी एक जिसकी बुक वैल्यू थी 10,000 की, जिसे हमने 11,000 में बेचा था। अब आप अगर यहीं तक का क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो और आइडिया लगाओ तो देखो, आपको पता होना चाहिए कि हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सिर्फ प्रॉफिट और लॉस बताते हैं, सेल प्रोसीड नहीं शो करते हैं। अब हमने गलती क्या की हुई है, हमने सारी की सारी सेल्स प्रोसीड्स को ही प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट कर दिया, जबकि प्रॉफिट एंड लॉस में सिर्फ 1,000 का प्रॉफिट क्रेडिट होना चाहिए था। तो जो 10,000 हमने गलती से ज्यादा ऐड किया हुआ है क्रेडिट साइड पर, हमने उसे क्या कर देना है, उल्टा कर देना है, यानी कि माइनस कर देना है। हमने अभी तक इसकी कोई रेक्टिफिकेशन नहीं की थी, अब हम रेक्टिफिकेशन करेंगे। अब एक और चीज ध्यान से देखो, आपको यहां एक लाइन लिखी हुई है डेप्रीसिएशन की। अब हमें कोई डेट नहीं दे रखी है। जब हमें कोई स्पेसिफिक डेट ना दे रखी हो, जब हमें ऐसे ड्यूरिंग द ईयर कर कर ही दे रखी हो, तो हम नॉर्मली मान लेते होते हैं कि ये जो ट्रांजैक्शन है वो एट द एंड ऑफ द ईयर हुई है, इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया हुआ है। तो सिर्फ जो ये 10,000 वाली एक्स्ट्रा जो हमने पीएनएल में शो किया है, हमने सिर्फ उसकी ट्रीटमेंट देनी है ताकि प्रॉफिट एंड लॉस में जो सही इफेक्ट है प्रॉफिट वाला 1,000 वही रहे, बाकी निकल जाए। तो हमने क्या करना है, 10,000 जो हमने एक्स्ट्रा ऐड किया हुआ है, हमने उसे इस सेशन में से माइनस कर देना है। तो आई होप कि आपको ये पूरा का पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन ये समझ में आ गया कि किस तरीके से मैंने नॉर्मल प्रॉफिट्स निकाले हैं। अब ये नॉर्मल प्रॉफिट्स निकालने के बाद देखो, मैंने आपको इस तरीके से ये स्लाइड दिखाई थी, ये अब हम यहां लिखेंगे। हमें वेट्स 1, 2, 3 एंड 4 दी हुई थी, हम यहां 1, 2, 3 एंड 4 यहां लिखेंगे। फिर हम WX कैलकुलेट करेंगे जैसे हम वेटेड एवरेज मीन में कैलकुलेट किया करते थे, दिस मल्टीप्लाई दिस, दिस मल्टीप्लाई दिस, दिस टू दिस एंड दिस टू दिस। इस तरीके से हम ये WX और समेशन W कैलकुलेट कर लेंगे। देन हमने यहां पर हमारी वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स कैलकुलेट करने हैं। देन हमने हमारी गुडविल कैलकुलेट कर देनी है जो 3 इयर्स ऑफ परचेज दी हुई थी। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन जो है वो भी क्लियर हो गया होगा। वेरी वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो, समझ आई हो, जो बिल्कुल ही टोटली ही प्रैक्टिकल बेस्ड थी, आपने अभी तक चैनल अगर नहीं सब्सक्राइब किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी हम ऐसे बहुत कुछ डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट जो आपके फाइनल पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। वीडियोस को शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए। हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नए मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच।